हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल AZ सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप उसको EVS बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग EVS के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट, MP टेट, सभी टेट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफी जरूरी हो जाता है। अब ये टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेंगे? ये हमारा वेबसाइट है education-adda.com। हमारे वेबसाइट पर अब जैसे ही आप पहुंचते हैं, आपको कुछ इस तरह से मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। मेन्यू को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आपको मिलता है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ को जैसे ही क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन आपको मिलता है सीटेट टेस्ट। सीटेट टेस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहां सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वहां से आप लोग टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। अब इसके लिए आपको पे कितने करने होते हैं? ये आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे चैनल के मेंबर हैं, सभी लोगों के लिए 100% फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। आपको अब हमारी वेबसाइट का लिंक चाहिए होगा, तो इस वेबसाइट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। तो आप लोग वहां से लिंक को क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक हो चुकी है और कितना करना बाकी है। आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहले ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मिड डे मील जो है शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये कहना गलत होगा। दूसरे ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी कहना आपका गलत होगा। तीसरे ऑप्शन है, यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ये कहना बिल्कुल राइट होगा कि मिड डे मील जो है EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चौथे ऑप्शन आपके हैं, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मिड डे मील उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। अब आपको मैं मिड डे मील के बारे में समझाती हूँ, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ना छूटे। ओके, देखिए, विद्यालय में मिड डे मील योजना का कार्यक्रम जो है EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण का अवसर प्रदान करता है। और इस योजना का शुरुआत कब हुआ? तो इस योजना का शुरुआत 1995 ईस्वी में शुरुआत हुआ। और किसके द्वारा की गई शुरुआत? तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है, केंद्र सरकार। कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ साथ आहार या फिर पोषण उपलब्ध कराना है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को पोषणहीनता से बचाया जा सकेगा और इस प्रकार यह बच्चों को शिक्षण के प्रति प्रेरित करने में काफी मदद करेगी। ओके, राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। कब स्टार्ट हुआ? तो 1995 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार या फिर आप पोषण भी कह सकते हैं उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य है। ओके, तो मिड डे मील से किसी भी तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? EVS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है,
दूसरे ऑप्शन है स्कूल बैग का कम वजन। तीसरा ऑप्शन है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। और चौथे ऑप्शन आपके हैं अबोध का भार कम करने की जरूरत है। यहाँ हम अगर बात करें कि बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम और पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस ना हो। और इससे क्या होगा, मानसिक दबाव जो पड़ता है बच्चे पर, जिससे बच्चों की अगर बैग का वजन भारी है तो इससे बच्चे पर मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि प्रभावित हो जाती है। इसलिए बोझ के बिना सीखना अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करेगा। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं। स्कूल बैग का वजन कम करना, यही बोझ के बिना सीखना बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहले ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। दूसरे ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। चौथे ऑप्शन आपके हैं सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और शिक्षण में सक्षम बनाना। हम लोग बात करें कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के प्रति प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में क्या होता है कि समूह में सीखने से बच्चों का वर्कलोड भी कम होता है, साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित भी होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4, बाला BALA का पूरा रूप क्या है? पहले ऑप्शन है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। और तीसरे ऑप्शन है आपके अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। और चौथे ऑप्शन है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बाला का जो पूरा रूप है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, यानी अधिगम सहायक रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर बनते हैं। देखिए बाला जो है इसका पूरा रूप तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व होता है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल होता है। यह अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा क्या होता है, शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, पाठ्य सामग्री, नवीन सीखने के नए जो सीखने की तकनीक होती है, इन सब में सहायक रूप से शामिल होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? पहले ऑप्शन है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। दूसरे ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तीसरे ऑप्शन है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। और चौथे ऑप्शन है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ यह होता है वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नया विचार को प्रोत्साहित करता है, नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। अब हम कहेंगे कि वैकल्पिक ढांचे का शब्द जो है सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया गया था ड्राइवर और ईसले के द्वारा। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था। यह ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है।
ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक खाली स्थान है, क्या है? अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये अगर हम लोग कहें कि महिलाएं जो है पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, तो यह कहना एक रूढ़िबद्ध धारणा होगा और महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच जो है उन्हें मजबूत बनने से रोक देती है। महिला जो है स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता है। ऐसे अगर हम लोग बोलें तो हालांकि आज के समय में, वर्तमान के समय में वैसी महिलाएं हैं जो स्वतंत्र होकर आगे बढ़ी हैं और उनकी भागीदारी शिक्षा, रोजगार इन सब के क्षेत्रों में बढ़ी है और बढ़ रही है और मेरे ख्याल से बढ़ेंगे ही। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 होंगे, रूढ़िबद्ध धारणा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसके लिए हम एक वीडियो अपलोड हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, जिसको देखकर आप पूरे मैप का जानकारी ले सकते हैं। केवल 10 मिनट की वीडियो से आप मैप से जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे सभी सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर देखें उस वीडियो को। उसमें एक ऐसे ट्रिक से आपको मैप याद करवाए गए हैं, इंडिया के मैप, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं, 10 मिनट का वीडियो, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। मैप से जितने सवाल होंगे सभी सवाल का हल आप कर सकते हैं। अब देखिए, बात करें भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, जिसका अधिकतर भाग जो है हिम और घाटी से आच्छादित है। इसकी राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा पश्चिमी तटवर्ती राज्य के रूप में महाराष्ट्र के जस्ट नीचे अवस्थित है और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे अवस्थित है। और गोवा की राजधानी की बात करूं तो पणजी है। यहाँ सबसे बड़ा गिरजाघर भी मौजूद है। ओके, राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 होंगे, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 8, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी जब रहेगी उस स्थिति में, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि कर दिए जाएं, या फिर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। चौथे ऑप्शन आपके हैं, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। अब हम आपको बता दें कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया है क्या। तो द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। अब यह प्रक्रिया जो है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। होता क्या है कि जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। इससे अगर हम लोग कपड़ा सूखने से समझें तो कपड़ा सुखाने की क्रिया में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे जो कपड़ा है उसको फैला कर रखा जाता है वह जल्दी सूख जाता है, उसी को अगर मोड़ के रखा जाए तो उसको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी कर दी जाएगी। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, क्या है? ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ये 4 ऑप्शन हैं। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाएगी? चित्रण कौशल कहलाएगी। इसको आप इंग्लिश में मैपिंग स्किल भी बोल सकते हैं। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है और इसका उपयोग नया स्थान जो होते हैं उसको खोजने और स्थितियों को जानने में किया जा सकता है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर
थर्ड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? पहले ऑप्शन है एनसीएफ 1975, दूसरे ऑप्शन है एनसीएफ 2005, तीसरे ऑप्शन है एनसीएफ 1988 और चौथे ऑप्शन है एनसीएफ 2000। ओके, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी और इसी के अनुसार क्या हुआ था कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में विषय का विभक्त किया गया था, अलग किया गया था और इसी के सिफारिश के जस्ट पश्चात वर्तमान एनसीएफ 2005 में इसे स्वीकार कर लिया गया था, जिससे बच्चों को एकीकृत रूप में प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाने लगी और दी जाती है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 होंगे, एनसीएफ 2000। इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारे यहीं कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमारा ये वेबसाइट है education-adda.com। हमारे वेबसाइट पर जैसे ही पहुंचते हैं आपको कुछ इस तरह से मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। मेन्यू को क्लिक करते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है टेस्ट योर सेल्फ के। टेस्ट योर सेल्फ को आप क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन और मिलता है सीटेड टेस्ट के। सीटेड टेस्ट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको वहां सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उस टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको पे कितने करने होते हैं, हमारे चैनल के जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज 100% फ्री रखे गए हैं। और अब आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए होगा तो वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वहां से लिंक को क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक हो चुकी है और कितना करना बाकी है, तो आप लोग जरूर लाभ उठाइए। अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।